बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले तो आज दो फैसले आए हैं और दोनों बड़े फैसले हैं। एक फैसले के बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि ये फैसला आने वाला है और ये फैसला 9 मई के हवाले से है। 3 मुकदमा थे, फैसलाबाद की अदालतों में थे और थोड़े दिन पहले से काफी शोर मच गया था इन फैसलों को लेकर। शोर ये मचा हुआ था कि अदालतें बड़े अजीबोगरीब तरीके से इन फैसलों को सुन रही हैं, इन केसेस को, और यहाँ पे रोला पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। और ये बात अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने भी कही, यही बात जो है शिबली फराज साहब ने भी एक खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो ये सारे लोग परेशान थे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। बहरहाल ये पहले भी होता रहा है। आपको याद होगा 2024 में इंतखाबात से बिल्कुल एक हफ्ता पहले इमरान खान साहब को रात रात गए तक अदालतें लगाकर अडयाला जेल में 3 सजाएं सुनाई गई थी। चौथी चंद दिन पहले सुनाई गई थी और उनको लगभग 30 साल के लिए अंदर कर दिया गया था ताकि लोग मायूस हो जाए। फिर लोगों ने अपनी मायूसी का इजहार किया 8 फरवरी 2024 को और इतने वोट डाले कि एस्टेब्लिशमेंट की सिटी गुम हो गई और उनको सिर्फ एक ही रास्ता मिला कि वोट छोड़ो, गिनती छोड़ो, जाली फॉर्म 47 जारी कर देते हैं और फिर अदालतों को कंट्रोल करके हुकूमत को बचा लेंगे। और वही फार्मूला पर उन्होंने अमल किया। 17 सीटों वालों को पाकिस्तान में लाकर इक्तदार में बैठा दिया। अब मैंने आपको जैसे कि पहले वीलॉग में कहा था कि ये होने जा रहा है, तो 9 मई का फैसला फैसलाबाद की अदालत से 180 अफराद लगभग बताए जा रहे हैं जिनको सजा हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन लीडर है वो तमाम पाकिस्तान से उड़ा दिए गए हैं। यानी पंजाब में अपोजिशन लीडर थोड़े दिन पहले मलिक अहमद खान बच्चड़, उनको सजा दे दी गई, उन्हें फारिग कर दिया गया। अभी उमर अयूब साहब जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है उनको सजा दे दी गई 10 साल की। शिबली फराज जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है उन्हें सजा दे दी गई 10 साल की। और जो बोलने बालने वाले एमएनए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें फारिग किया गया। साहबजादा अहमद रजा साहब का नाम आ रहा है, जरताज गुल वजीर साहब का नाम आ रहा है, और भी नाम है। इसमें जो लोग बच गए वो लोग हैं जिन्होंने या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलग किया था, या वो लोग हैं जो जिनका मामला बहुत ही ज्यादा जो है वो अदालत के अंदर बिल्कुल ही साबित कुछ भी नहीं कर पाए। अब इसमें जो है वो जज साहब ने खुद लिखा इस फैसले में कि जो स्टार गवाहान है वो झूठे साबित हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि लाहौर वाली मीटिंग में फवाद चौधरी मौजूद थे, लेकिन फवाद चौधरी ने साबित किया कि वो लाहौर वाली मीटिंग में नहीं थे, लिहाजा फवाद चौधरी साहब बाइज्जत बरी हो गए। अब इन्हीं झूठे गवाहों की गवाहियों के ऊपर, यानी पहले अदालत कहती है कि ये गवाह झूठे हैं, इन्होंने झूठ बोला हुआ है, अब उन्हीं झूठे गवाहों की गवाही की बुनियाद के ऊपर सजा सुना दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को। यानी एक तरफ कहते हैं गवाह झूठे हैं, अदालत का फैसला कह रहा है कि झूठे साबित हो गए, इन्होंने वो काम जो ये कह रहे हैं, जिस तरह से ये कह रहे हैं उस तरह नहीं हुआ और साबित नहीं हो रही इनकी गवाही। अब जिनकी गवाही झूठी साबित हो रही है, ये कैसे मुमकिन है कि उन्हीं की गवाही के ऊपर बाकी लोगों को सजा दे दी जाए? लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सजा दी जाएगी। एक गवाह ने यहां तक कहा कि जनाब जो 10 मई को है वो ख्याल कास्त्रो साहब ये आईएसआई के दफ्तर पे हमला कर रहे थे फैसलाबाद में। यानी फैसलाबाद में जो आईएसआई का दफ्तर है वहां पे ख्याल कास्त्रो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है, वो कहते हैं जी उन्होंने हमला किया था आईएसआई के दफ्तर पे। अब गवाह की गवाही इस तरह गलत साबित हो गई कि उस दिन ख्याल कास्त्रो फैसलाबाद जेल के अंदर बंद थे। यानी एक बंदा फैसलाबाद की जेल के अंदर बंद है, लेकिन गवाह ने कह दिया जी ये तो हमला कर रहा था आईएसआई के दफ्तर पे। तो इस किस्म के ये गवाह थे स्टार गवाहान। कभी ये मेज के नीचे छुप जाते हैं, कभी सोफे के नीचे छुप जाते हैं। और ये जो गवाहियां हैं ये एक तो 4 मई के हवाले से है, दूसरी 7 मई के हवाले से है कि 4 मई को कुछ हुआ, चक्री में कोई मीटिंग हुई इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत, इसको ये क्लेम किया जाता है, और दूसरा किया जाता है 7 मई को एक और मीटिंग हुई। हालांकि गवाह छुट्टी पे, लेकिन उसके बावजूद उसकी गवाही मानी जा रही है। एक शहर में गवाह कोई और तादाद बताता है, दूसरे शहर में कोई और तादाद बताता है, तीसरे शहर में गवाही देने के लिए जाता है तो उसी वकूए की कोई और तादाद बताता है। अजीबोगरीबी सूरत है पाकिस्तान में। लेकिन इन गवाहियों की बुनियाद के ऊपर इतने खराब और इतने फारक किस्म के मामला के ऊपर जजेस सजाएं सुना रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हमने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में देखा है। ये जजेस तारीख में नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्देमल मैं आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर सख्त रद्देमल दिया है। फैसलाबाद की इब्तिदा दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब खान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन लीडर शिबली फराज सेनेट के अंदर, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा अहमद रजा कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल वजीर, यानी सारे जो नाम कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहे थे सारे उड़ा दिए पकड़ के।
और दीगर कारकुनों को 9 मई के झूठे, मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात में सजाएं देने के फैसले पर रद्देमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ ये जो सजाएं दी गई हैं इन मामलात में शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। मजमूई तौर पर हमारे 6 मेंबरान कौमी असम्बली, 3 मेंबरान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को सजा हुई है। अगर आप टोटल मिला लें जो अब तक हुई है 9 मई के अंदर सजाएं, तो ये हो चुकी है कुछ 14 लोग इनके पार्लियामेंटेरियन अब तक सजा में फारिग हुए हैं। बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई और ये कहा गया कि जनाब चीज़ें पूरी हद तक कंट्रोल हो गई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताने का एक उनकी आदत है, उसकी वजह से बार बार उन्हें शर्मिंदगी होती है। और ईरान का प्रॉब्लम यह है कि ईरान इस लड़ाई को किसी भी महाज पे हारना नहीं चाहता। वो मैदान के अंदर उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वहां उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हार नहीं मानी। ना वो मुज़ाकरात की टेबल पे हारना चाहता है, ना वो मीडिया के मैदान में हारना चाहता है। तो ईरान को ये लड़ाई हर मैदान के अंदर कम से कम या तो जीतनी है या कम से कम हारनी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार फेस सेविंग के चक्कर में कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो उनके गले पड़ जाता है। पहले देखें इन लोगों ने किया क्या। फिर बाकर कालीबाफ जो मुज़ाकरात कमेटी के हेड हैं ईरान की जानिब से, उन्होंने सारी चीजें खोलकर सामने रख दी और डोनाल्ड ट्रंप के 7 झूठ उन्होंने 1 घंटे में पकड़े। वो क्या था, लेकिन पहले आप ये देखें कि एक स्टेटमेंट आता है इराकची की जानिब से और वो ये कहते हैं कि सीज फायर क्योंकि हमारा हो गया था और लबनान के अंदर हमारी जो शर्त थी वो सीज फायर हो गया और अब हम कमर्शियल जो जहाज हैं वो गुजर सकते हैं आबनाए हुर्मुज़ में से, और ये मुकम्मल तौर पे ओपन है कमर्शियल जहाज़ों के लिए। और ये सीज फायर का जो एक दौरानिया है उसके बीच में ये खुले रहेगी, अब इसके अंदर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने इसकी एक कंडीशन लगा दी, ऑन द कोऑर्डिनेटेड रूट्स एज ऑलरेडी अनाउंस्ड बाय पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यानी ये जो भी होगा ये ईरान के जेरे इंतजाम होगा, यानी इसके ऊपर कंट्रोल ईरान का रहेगा, लेकिन ये खुली रहेगी। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया और डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी का इजहार किया कि जनाब आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है, और ये एक बड़ी फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को बज़ाहिर मिल गई। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के साथ जो जो बातें कर दी वो ईरान को उसका जवाब देना पड़ गया। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले बाकर कालीबाफ जो स्पीकर है ईरान के और उसके साथ साथ वो मुज़ाकराती कमेटी के हेड भी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का सारा चट्टा कट्टा खोल दिया अपने ट्वीट के ऊपर और एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया, जबकि ईरानी वजारत खारजा ने भी एक स्टेटमेंट इस बारे में जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा यह भी किया कि ईरान अपनी अफसूदा शुदा यूरेनियम, यानी वो यूरेनियम जिसका वजन लगभग 450 किलो है, और वो यूरेनियम जो 60% तक अफसूदा हो चुकी है, यानी उसको एटमी मवाद बनाने के लिए या एटमी धमाका करने के लिए या एटमी तजर्बा करने के लिए चंद दिनों में इस काबिल बनाया जा सकता है अगर ईरान कोशिश करे तो। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि वो अमेरिका के हवाले कर देगा ईरान। अब पूरी दुनिया में इस पे खबरें चलना शुरू हो गई कि जनाब ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि वो अफसूदा यूरेनियम हवाले कर देगा डोनाल्ड ट्रंप के। और मुझे ये बहुत बड़ी कामयाबी लगी डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि ये बहुत बड़ी वॉर ट्रॉफी है। अगर कहीं ये यूरेनियम डोनाल्ड ट्रंप किसी जगह पे रख के इसका मुआयना करने के लिए आ जाए या उसको देख ले या डोनाल्ड ट्रंप की टीम उसको देख ले और डोनाल्ड ट्रंप इसकी सिर्फ तस्वीर जारी कर दे कि जनाब हमने ईरान से ये यूरेनियम हासिल कर ली है, अब ये अमेरिका के कंट्रोल में, अमेरिका के कब्जे में है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है अमेरिका की। जो खबरें मार्केट में आई उनमें एक ये था कि कोई $20 अरब ईरान को मिल जाएंगे, इसमें आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर ईरान का कंट्रोल हो जाएगा, यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी, ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। इस किस्म की बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर आ गई। लेकिन क्या ये वो चीजें हैं जिन पे अरब ममालिक मान जाते? मुझे ये बातें सुनकर हैरत तो हो रही थी। अच्छी बात तो यह है कि अमन हो रहा था, और मुझे आसिम मुनीर साहब की काबिलियत पे भी हैरत हो रही थी कि वो इतनी जबरदस्त चीजें ईरान से मनवा कर उठ गए कि आप यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दें और आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल कर लें। क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ को अगर कंट्रोल कर देते हैं ईरानी, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दी और ईरान ने कहा कि हमने खोल दी है लेकिन वो हमारे कंट्रोल के मुताबिक चलेगी, तो ये तो अरब ममालिक को कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। वो आबनाए हुर्मुज़ जो इससे पहले अरब ममालिक आजादी के साथ इस्तेमाल करते थे, वो सारे खलीजी ममालिक उस आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल करने के लिए ईरान के मरहूने मिन्नत हो जाएं और अमेरिका यहां से अपनी वॉर ट्रॉफी लेकर चला जाए, तो अरबों को क्या मिला? ये बात मेरे ज़हन में आ रही थी। लेकिन फिर बाकर कालीबाफ ने ट्वीट कर दिए, और जो उन्होंने ट्वीट किए उनका मतलब मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने तो फारसी में ट्वीट किए, उसका हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया और उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया। बाकर कालीबाफ ये कहते हैं कि अमेरिका के या अमेरिकी सदर के जो हालिया बयानात हैं उस पर उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर की जानिब से 1 घंटे में किए गए 7 दावे सरासर गलत और गुमराहकुन है। यानी 7 चीजें जो
डोनाल्ड ट्रंप ने कही वो साथ की साथ गलत हैं। उन्होंने एक एक करके उन चीजों के ऊपर बताया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो वजारत खारजा है उसका जो बयान है या इंटरव्यू है उसको आप पढ़ लें, आप गुमराह होने से बच जाएंगे, ईरानी मौक़िफ़ आपको वहां पे मिल जाएगा। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका झूठे बयानिए के जरिए जंग में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता और ना ही मुज़ाकरात में किसी नतीजे पे ऐसे वो पहुंच सकेगा। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ अगर मुहासरा जारी रखा गया तो आबनाए हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। यह है जी सबसे इंपॉर्टेंट बात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है, जबकि अमेरिका का ब्लॉकेज जो ईरान के हवाले से है वो जारी रहेगा। तो इस पे ईरान ने कह दिया जी अगर आपका ब्लॉकेज जारी रहेगा तो फिर आबनाए हुर्मुज़ भी नहीं खुली है, तो अब अमेरिका को पहले ब्लॉकेज खत्म करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आदमी है, वो सुबह अनाउंस कर सकता है, यानी वो आज के दिन में अनाउंस कर सकता है कि जी मैं ब्लॉकेज खत्म कर रहा हूं, आबनाए हुर्मुज़ भी खुली हुई है, अब ब्लॉकेज रखने की जरूरत कोई नहीं है, तो वो फेस सेविंग लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो इसको डिले करेगा तो ये उनके लिए एक और शर्मिंदगी का बायस बन जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा दावा था डोनाल्ड ट्रंप का, देखिए 2 बड़े दावे किए ना डोनाल्ड ट्रंप ने, यहां पे तो उन्होंने 7 बता दिए, गिनवा दिए कि 7 दावे 7 के 7 गलत साबित हो गए डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन हम 2 बड़े दावों की बात करते हैं इस वीलॉग में। पहला बड़ा दावा जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है मुकम्मल तौर पर सबके लिए और हमारा ब्लॉकेज जारी रहेगा। ईरान ने कहा नहीं, आपका ब्लॉकेज होगा तो आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी और आबनाए हुर्मुज़ खुली है ईरान के जेरे कंट्रोल, यानी ईरान ये डिसाइड करेगा, जो रूट ईरान देगा उससे जहाज गुजरेंगे, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके गुजरेंगे, हमारे कंट्रोल में रहेगा। ये ईरान ने क्लियर किया। एक तो ये चीज है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो अमेरिका के लिए एक वॉर ट्रॉफी है कि जनाब ये हमने जीतना है हर हाल में, वो है कि वो यूरेनियम लेकर चले जाएं, जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उसको वहां से ले जाएं। अब इसके ऊपर जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। वो जो स्टेटमेंट है इसके अंदर जिसका लिंक शेयर किया है बाकर कालिबाफ ने, वो स्टेटमेंट ये कहती है कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कि ईरान की जो अफसूदाशुदा यूरेनियम है वो किसी भी सूरत में किसी भी जगह पे कहीं भी ट्रांसफर नहीं की जा रही, उसको मुल्क से बाहर नहीं भिजवाया जाएगा। और ये जो अगला जुमला है ना, इस पे है सारा जोर। उसमें वो कहते हैं कि जस्ट एज ईरानियन सॉइल इज सेक्रेड सो इज एनरिच्ड यूरेनियम। वो कहते हैं जैसे हमारे लिए ईरानी सरजमीन मुकद्दस है वैसे ही ये यूरेनियम भी हमारे लिए है, यानी ये यूरेनियम हमारे लिए ऐसे ही मुकद्दस है जैसे ईरानी सरजमीन हमारे लिए मुकद्दस है। ये है वो 2 चीजें जो डोनाल्ड ट्रंप की गलत साबित हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप को अगर यूरेनियम नहीं मिलती तो डोनाल्ड ट्रंप और क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर मैं गौर कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सोल्यूशन निकलेगा तो वो ये होगा कि ईरान ये सारी यूरेनियम एक जगह पे इकट्ठी करके एक इंटरनेशनल तरीकाकार के तहत इसको निगरानी में ले आएगा कि जनाब ये वो यूरेनियम है जिससे अमेरिका को प्रॉब्लम है, आपको ये लगता है कि हम एटमी हथियार बना लेंगे, हमारे पास तो पहले ही फतवा है कि हमने एटमी हथियार नहीं बनाने, लिहाजा ये यूरेनियम पड़ी हुई है और इसके ऊपर आप आगे निगरानी कर लें और इसके ऊपर इंटरनेशनल निगरानी का जो पूरा मैकेनिज्म है वो इसके ऊपर आप लगा दें और हम आपको हर महीने या जो भी टाइम होगा उसके हिसाब से आप इसकी निगरानी कर सकते हैं, आप चीजें देख सकते हैं, ईरान कोऑपरेट करेगा। लेकिन उसके बदले में ईरान के ऊपर से पाबंदियां उठानी पड़ेंगी। ये नाज़रीन जो दोनों चीजें थी इन पे मैंने आपके सामने जो इस वक्त रीसेंट सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रख दी। बड़ा दिलेरी वाला स्टेटमेंट मुज़ाकरात के बीच में बाकर कालिबाफ ने दिया। किसी भी जगह पे ऐसा लगता नहीं है कि ईरान कोई हारा हुआ मुल्क है, या किसी जगह पे ऐसा लगता नहीं है कि ईरान को इतनी मार पड़ी है या ईरान पे इतने बम गिरे हैं। बड़ी उन्होंने रेजिलियंस शो की है और ईरानी अवाम जो है वो अभी भी डट कर खड़ी है। जहां पे भी कोई छोटा सा इवेंट होता है बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर बाहर आ जाते हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि ये यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजना हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आ जाए नाज़रीन पाकिस्तान पे। पाकिस्तान की तारीफ की डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तारीफ की, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की तारीफ की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शहबाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी उन्होंने बहुत तारीफ की, माजी में भी वो ये तारीफें करते रहे हैं। तो इस पे शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो शुक्रिया अदा किया उसमें उन्होंने कहा कि जनाब सदर, मैं पाकिस्तान के अवाम, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अपनी जानिब से आपके मेहरबान और शाइस्ता कलमात पर दिली और गहरे एहसास तशक्कुर का इजहार करता हूं। यानी बहुत शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी शुक्रिया अदा कर दिया। हालांकि अवामी मैंडेट नहीं है इनके पास। अवाम की तरफ से शुक्रिया तो वो वज़ीर आज़म अदा कर सकता है ना जिसके पास पब्लिक का मैंडेट हो। इनको तो वोट ही नहीं डाले लोगों ने, ये तो जबरदस्ती लाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत में बैठा दिए। तो ये हकीकत तब्दील तो नहीं हो जाएगी इससे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताएं ताकि हम वो कमेंट गिन के बताएंगे भी। आप इसी वीलॉग के बाद कमेंट करके हमें ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने आपकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का जो शुक्रिया अदा किया है
क्या आप इस शुक्रिया में शामिल हैं? क्योंकि चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं कि आलमी सतह पे ये पजीराई डोनाल्ड ट्रंप की वजह से शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को मिल रही है। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी अजीबोगरीब दलदल में फंस गया था। डोनाल्ड ट्रंप एक ताकतवर मुल्क का सदर है, वो खुद को सुपर पावर कहते हैं और उनकी ये कैपेसिटी है। उन्होंने ईरान के साथ एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी जिसमें उनके सारे इत्तेहादी उनको छोड़ गए। आज पाकिस्तानी हुकूमत उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रही है जब आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप तनहा हो रहा है, उसके तमाम पुराने इत्तेहादी उससे दूर होते चले जा रहे हैं और उस वक्त पाकिस्तानी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं। तो डूबते को तिनके का सहारा सही। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बुरा वक्त चल रहा था, उसको रेस्क्यू करने के लिए किसी की जरूरत थी, तो पाकिस्तान पे उसको बहुत भरोसा है। उसे लगता है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ उनके वफादारों में से एक है और ये मेरा पैगाम लेकर ईरान तक जाएंगे और मुझे फेस सेविंग दिलवाएंगे। बहरहाल इन्होंने उसके लिए कोशिश भी की है। देखिए, कुछ चीजें, कुछ हकायक तब्दील नहीं होंगे। यानी अमेरिका जितनी मर्जी तारीफें कर ले, लेकिन इससे चंद हकायक है वो तब्दील नहीं किए जा सकते। नंबर एक, आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन ली हुई है, ये एक्सटेंशन शुदा, ये हकीकत आप तब्दील नहीं कर सकते। दूसरा, मुस्तकबिल में मुकदमात और एहतसाब से बचने के लिए इन्हीं आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने इस्तिस्ना भी लिया हुआ है ताहयात, इसको भी आप तब्दील नहीं कर सकते। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के निजाम को इलेक्शन चोरी और जाली आईनी तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रखा है, ये हकीकत भी आप तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अदलिया, मीडिया और पार्लिमान आजाद नहीं है, ये हकीकत भी आप तब्दील नहीं कर सकते। जबरी गुमशुदगियां आज भी पाकिस्तान में जारी हैं, आप ये हकीकत तब्दील नहीं कर सकते। खवातीन के साथ जो ये रजीम कर रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये हकीकत भी आप तब्दील नहीं कर सकते। मानक बलूच है, आपके सामने एक मिसाल है ईमान मजारी की, यानी उन्हें 17 साल सजा दे दी किस बात पे? एक ट्वीट करने के ऊपर। और जनाब, जिस अदालत ने सजा दी उस अदालत के ऊपर एक जज बैठे, उनके बेटे ने 2 औरतें मार दी और घर चला गया चौथे दिन। यहां पे उसको घर भेज दिया और इसको 17 साल सजा दे दी एक ट्वीट करने पर। इंसानियत की बीमारियां पाकिस्तान में बदतरीन जा रही हैं, इस हकीकत को आप तब्दील नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ एक जाली वजीर आजम है, 17 सीटें इन्होंने जीती थी, इन्हें इक्तदार दिलवा दिया गया और ये आसिम मुनीर साहब ने किया, ये एक हकीकत है, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। आपकी आलमी सतह पे जितनी मर्जी तारीफें की जाएं। अपनी हुकूमत बनाने और मुकदमात से जान छुड़वाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने फौज के साथ मिलकर एक साजिश की थी, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते थे। जिस दिन उसके ऊपर फर्द जुर्म लगनी थी उस दिन उसको वजीर आजम बना दिया, इस हकीकत को आप तब्दील नहीं कर सकते थे। गुज़िश्ता 4 सालों में हर शोबे में पाकिस्तान नीचे की तरफ गया है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। मईशत हो, अमनो अमान हो, गवर्नेंस हो, इंसानी हकूक के तमाम शोबों में, हर शोबे में इन 4 सालों में पाकिस्तान गिरावट का शिकार हुआ है। इन हकायक को आप तब्दील नहीं कर सकते, ये हकायक आप बदल नहीं सकेंगे, क्योंकि इस्तेकाम नहीं आ रहा पाकिस्तान में और ना ही पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। इन्हें मुल्क की गाड़ी को घसीटने के लिए कर्जे तो मिल सकते हैं, क्योंकि कर्जे देने वाला कल को कर्जे वापस ले लेगा, लेकिन कोई सरमाया इनको नहीं देगा मुल्क चलाने के लिए। कोई इनको ऐसा पैसा नहीं देगा जो आपको कभी भी वापस नहीं करना पड़ेगा। सरमायाकारी, तरक्की और खुशहाली जो है ये अमनो अमान और इस्तेकाम के साथ जुड़े हुए हैं और ना पाकिस्तान में अमनो अमान है, ना पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम है और ये हकीकत ही रहेगी। आप दुनिया में जितने मर्जी झंडे गाड़ लें, जब तक आप पाकिस्तानियों को रिलीफ नहीं देंगे और पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं देंगे, जब तक आप पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और ज्यादती बंद नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे और लोग पाकिस्तान के अंदर आपको हीरो नहीं समझेंगे। ये आप जबरदस्ती जाली अकाउंट्स बनाकर, मुख्तलिफ जगहों पे आप छोटे मोटे बच्चों को घेर के उनकी टीमें बनाकर, कई जगह के ऊपर कुछ इदारे हैं उनके अंदर बंदों को मोबाइल लेकर दिए गए हैं कि तुमने दिन रात गाली देनी है, ट्वीट्स करने हैं, उनके ऊपर इंचार्ज भी बिठाए गए हैं। ये सारा कुछ हमें वो लोग खुद बताते हैं बेचारे, जिनसे ये घटिया और गंदा काम लिया जाता है। वो खुद हमें बताते हैं कि भाईजान हमसे अब ये काम लिया जा रहा है, हम इस काम के लिए तो भर्ती नहीं हुए थे इदारों के अंदर, या इस जगह पे हम ये काम करने तो नहीं आए थे, हम तो अपने मुल्क की खिदमत करने आए थे, ये हमसे किस तरह का काम लिया जा रहा है। भारत, ये जो मर्जी आप कर लें, पब्लिक आपके साथ कभी खड़ी नहीं हो सकती या आप लोगों की नजर में हीरो नहीं बन सकते जब तक कि आप पाकिस्तानियों का भला नहीं करेंगे और पाकिस्तानियों के वफादार नहीं होंगे। लेकिन हमारी अजीब सालसी है कि इंडिया जो है वो रशिया से और ईरान से तेल ले सकता है, हम नहीं ले सकते। वो गैस ले सकता है उनसे, हम नहीं ले सकते। यहां पे ये एक जियो न्यूज ने खबर दी हुई है, ये मेरे सामने उसका लिंक पड़ा हुआ है। ये खबर ये बताती है कि भारत जो है उसने जो अदायगियां की हैं ईरान को, वो चीनी युआन के अंदर शुरू कर दी हैं। यानी ईरानी तेल के लिए जो भारत ने अदायगियां की हैं वो चीनी युआन में की हैं। अमेरिका ने भारत को ईरान से और रशिया से तेल लेने के लिए छोड़ दिया, पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। अमेरिका ने भारत को टैरिफ के अंदर भी पाकिस्तान से बेहतर एक मदद दे दी। हमने बहुत बगलें बजाई, बड़ा शोर मचाया कि हमारे पास 19% टैरिफ लगा, हमें बड़ा फायदा हो गया। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं ना, गवर्नमेंट ये बताए कि टैरिफ अगर थोड़ा सा कम आपको लग गया था तो आपने एक्सपोर्ट्स में कितना इजाफा किया।
भाई उसका फायदा तो तब होगा ना जब आप अमेरिका को बहुत ज्यादा अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे। आपकी एक्सपोर्ट्स अमेरिका को कम हो रही हैं, आप टैरिफ जितना मर्जी करवा लें, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भारत ने तो फिर भी टैरिफ आपसे भी 1% कम करवा लिया बाद में। तो फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, सबसे अच्छा वजीर आजम शहबाज शरीफ है, लेकिन सारे फायदे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दिए हैं। और ये एक हकीकत है। जेंट्री बीच आया था, कोई कहता था ये डोनाल्ड ट्रंप का कजन है, कोई कहता था जनाब ये बहुत बड़ा आदमी है। सैकड़ों अरब पाकिस्तान में आ रहे हैं, अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, 1% की सरमायाकारी पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई। एहसन इकबाल साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया नाज़रीन, ये स्टेटमेंट आप देखें, ये मुझे तो बहुत मजेदार स्टेटमेंट लगा। एहसन इकबाल ने कहा कि ये अल्लाह की मेहरबानी है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक ट्वीट से दुनिया की दौलत में 3.5 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हो गया। एक ट्वीट से 3.5 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हो गया दुनिया की दौलत में। पाकिस्तान की दौलत में कितना इजाफा हुआ एहसन इकबाल साहब? दुनिया का वजीर आजम नहीं लगाया हुआ शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर साहब ने, कौम ने तो लगाया ही नहीं। तो आसिम मुनीर साहब ने शहबाज शरीफ साहब को दुनिया का वजीर आजम नहीं बनाया, पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया। कोई एक ट्वीट शहबाज शरीफ से ऐसा भी करवा दें जिससे पाकिस्तान की दौलत में इजाफा हो जाए। और मैं आपको बताऊं वो ट्वीट क्या हो सकता है? वो ट्वीट हो सकता है कि हमने एक जाली हुकूमत बनाई थी, हम कौम से माफी मांगते हैं, हम इस हुकूमत को डिसॉल्व कर रहे हैं, नए इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे, एक आजाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के अंडर होंगे और इस तारीख को होंगे। ये एक ट्वीट आप शहबाज शरीफ से करवा के देखें, पाकिस्तान की दौलत में इजाफा होगा, पाकिस्तान की इज्जत में भी इजाफा होगा। लेकिन ये ट्वीट करके आप लोगों ने जाना किधर है? क्योंकि जो गुनाह, जो जुल्म, जबर और फसाइयत आप लोगों ने कर दी है, अब इसका सामना आपको करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको भुगतना पड़ेगा जो कुछ आपने कर दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब जैसे हमेशा नफरत बेचते थे, वैसे ही अब भी नफरत बेच रहे हैं। यानी एक मरतबा फिर वो इमरान खान के खिलाफ यहूदी कार्ड निकाल कर ले आए, जनाब ये उनका बंदा है, ये उनके लिए काम करता है। वो देखें यहूदी अखबार ने क्या लिखा। इनको आर्टिकल पढ़ना भी नहीं आता। भाई पढ़ो तो सही आर्टिकल को, उसमें भुट्टो का भी नाम है, उसमें नवाज शरीफ का भी नाम है, और वो एक ही जैसा तस्करा किया हुआ। दूसरा एक चीज और अपने ध्यान में रखें आप, इस वक्त इसराइल के साथ बेहतरीन ताल्लुकात मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत के हैं। ये पहली मरतबा हुआ है कि आप फलस्तीन के हक में एहतजाज नहीं कर सकते, इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, गोलियां चल जाती हैं पाकिस्तान में। ये पहली दफा हुआ। और फील्ड मार्शल की पॉलिसी की तारीफ की बहुत सारे इसराइली अखबारात ने, ये हम पढ़ते रहे उसको और आपको सुनाते भी रहे बार बार। उस वक्त तो ख्वाजा आसिफ साहब आप नहीं बोले। ये भी पहली मरतबा हुआ कि वजीर दिफा ने इसराइल के खिलाफ 2 ट्वीट किए और दोनों उनको डिलीट करने पड़ गए मजबूरी के आलम में। और जिस तरह डिलीट हुए हैं ना, वो मैं उस बात की शदीद मजम्मत करता हूं। मुझे लगा कि नहीं ये ज्यादती है, ये गलत है। लेकिन ख्वाजा साहब आप नफरत बार बार बांटते हैं, आप बार बार नफरत बेचते हैं, कभी मजहब के नाम पे, कभी यहूदीत के नाम पे, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी किस नाम पे। बैरून मुल्क जाके यही ख्वाजा साहब स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम बड़े लिबरल हैं, इमरान खान बहुत मजहबी है। पाकिस्तान में आके यही ख्वाजा साहब कहते हैं जी इमरान खान यहूदी है और हम बड़े मजहबी हैं। यानी वहां कोई और चूरन बेचते हैं। भाई ये ग्लोबल विलेज है इस वक्त दुनिया। अब दुनिया सारी की सारी इंटरनेट के जरिए से जुड़ी हुई है। 5 मिनट में इधर की बात उधर पूरी दुनिया में जंगल के आग की तरह फैल जाती है। अब आप वो नहीं कर सकते जो आप माजी में करते रहे हैं। नाज़रीन और भी चीजें थी लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।